Hello friends, in this lecture we will be analyzing and solving past year paper of UGC Net Law exam. So this paper is of December 2023. तो 2023 दिसंबर में नेट के लॉ एग्जाम में ये पेपर आया था। तो अभी हम लोग इस पेपर के 10 MCQs वी विल बी सॉल्व। सो MCQ नंबर 1, A Muslim can make bequest of his property without the consent of heirs to the extent of। तो क्वेश्चन में यही है कि एक मुस्लिम कितनी प्रॉपर्टी अपनी दे सकता है, बिक्वेस्ट मतलब देना, विदाउट अपने हेयर से पूछे हुए कितने एक्सटेंट तक की प्रॉपर्टी ही कैन बिक्वेस्ट। सो द ऑप्शंस आर हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, 1/4 of his property or 1/3 of the property. So the right answer over here is option D, 1/3 of his property. तो अब मुस्लिम इंडिविजुअल कैन गिव 1/3 of his property, वो चैरिटी में दे सकता है बिना अपने हेयर से पूछे, वो किसी को भी 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी दे सकता है। बट अगर ये 1/3 से ज्यादा हो रहा है देन द कंसेंट ऑफ द हेयर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस वॉज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ आसमी बीवी वर्सेस मोहम्मद अमीर अली। ओके तो इस केस में ये हुआ था डिस्कस कि 1/3 से अगर आप ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहे हैं देन इन दैट केस आपको बाकी हेयर्स का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। ऑल राइट, सो नाउ MCQ नंबर 2। सो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एजेंसी के भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंड में एजेंसी के ही सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट है, ये तो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इंडियन एजेंसी एक्ट पता नहीं कुछ होता भी है कि नहीं, ऐसे ही दिया हुआ है। सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये सब एजेंसी से तो रिलेटेड है नहीं। एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही गिवन है। तो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल। अब MCQ नंबर 3, मेंस रिया डज नॉट इंक्लूड इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव या मोटिव। तो मेंस रिया जो है गिल्टी माइंड, सो इट हैज 4 एलिमेंट्स विच इज इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव एंड मोटिव। अब इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से मोटिव इज नॉट इंक्लूडेड इन मेंस रिया। You know, intention, knowledge, reason to believe what? Negligence can be included, but not motive. अगर किसी का मोटिव है किसी को हार्म पहुंचाने का, तो जस्ट बिकॉज उसका मोटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मेंस रिया भी है। ठीक है, सो मोटिव इज नॉट इंक्लूडेड इन मेंस रिया। किसी का मोटिव हो सकता है कि अगर हम उसको हार्म पहुंचाते तो हमें फायदा है, बट जस्ट बिकॉज हमारा मोटिव है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मेंस रिया है। मेंस रिया मीन्स यू हैव दैट इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन other, या फिर you have that knowledge that whatever you are doing will inflict harm on other, या फिर reason to believe, या you have reason to believe that whatever you are doing will harm someone else. Okay, so you are taking that degree of risk in reason to believe. ठीक है, but motive is not the part of the mens rea. All right, so now we are MCQ number 4th. MCQ number 4th and 5th are there. Okay, so consider the following statement. Fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. Restrictions on fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. Fundamental rights and human rights are same in India. Directive principle in Indian Constitution are not enforceable by court. तो अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, तो सही है। Directive principles are not enforceable in court of law. They are the directives given to the state that they have to implement it. Now, fundamental rights are expressly provided in US Constitution. ये भी statement सही है। तो इसमें restriction on fundamental rights are expressly, ये statement एकदम expressly नहीं provided है। ठीक है, कुछ restrictions होते हैं, but it also depends on the interpretation of the courts. And fundamental rights and human rights are same in India, ऐसा भी नहीं है।
फंडामेंटल राइट्स तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके दिए हुए हैं, हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, बट ह्यूमन राइट्स आर बेसिक यूनिवर्सल थिंग, बेसिक यूनिवर्सल राइट जो एक ह्यूमन को होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट यू गेट बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ पार्ट इन द नेशन, है ना, टेरिटरी वाइज होता है, उस देश के संविधान में वो गिवन, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन 2, A and D only. All right. Now arrange the following in the chronological order of its sequence in the Patent Act. तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये तो मेमोरी बेस्ड हो गया, बट ये ऐसे ही ये क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। तो अब ये पेटेंट एक्ट्स का ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस वाइज सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शंस, ग्रांट ऑफ पेटेंट, डेट ऑफ पेटेंट, टर्म ऑफ पेटेंट इज लास्ट, राइट्स ऑफ पेटेंटी इससे पहले हो। सो द राइट आंसर विल बी ए बी सी ई डी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू लर्न इट ओनली, या आपके थोड़ा सा अगर आपको एक दो सेक्शंस याद हो तो आप ये दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। बट ये पेटेंट एक्ट से भी पूछा है, बहुत बार हो सकता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए देन वन कैन टेक अ इंटेलिजेंट गेस, है ना, ये तो आपको फिर याद ही करना पड़ेगा। MCQ number 6. As per the Partnership Act 1932, partnership is defined under. So partnership का जो definition है, it is given under section 4. तो partnership का definition section 4 में given है, ठीक। It is under section 4 that partnership, partners and everything else is defined. Section 8 is about particular partner. Okay. Section 7 is about partnership at will. Partnership at will में आपका क्या नाम है, पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन या कैसे खत्म होगी वो डिटरमाइन नहीं होती, वो पार्टनर्स एट विल दे कैन एंड। ऑलराइट, नाउ MCQ नंबर 7, इसमें है मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑलराइट, सो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी एक लैंडमार्क केस है। इट इज अबाउट द इम्प्रिजनमेंट एंड लीगल एड। ये so this case was there in 1979. It is a landmark case, तो उसका ईयर आपको पता होना चाहिए। देन कादरा फाडिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, MH होस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड खतरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो खतरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज ऑल्सो a very interesting case. It was, इसमें एक मूवी भी बनी हुई है, गंगा जल मूवी, in which the police officials were alleged that they have blinded the people in jail. Okay, so ये तो 1981 का होना चाहिए, ये भी आपको लैंडमार्क केस है तो ये भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, बी का इट विल बी सेकंड 1980 and third one will be 1978. So the option is option 4. A का थर्ड होगा, B का सेकंड, C का फोर्थ एंड D का फर्स्ट। ऑलराइट, MCQ number 8. With respect to which of the following kinds of IPR there exists a statutory ban for assignment? मतलब आप किसी और को assign नहीं कर सकते, ये वाला IPR जो मिलता है। So in this the right answer will be geographical indication, because this IPR this you get because based on the geography, जो इस जगह का, जैसे दार्जिलिंग के चाय फेमस है, ठीक है, आगरा के पेठे फेमस हैं। ऑलराइट, तो ये जगह के बेसिस पे मिलता है, ये कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स के बेसिस पे नहीं। पेटेंट्स आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यू कांट डू। ऑलराइट, all sums realized by way of penalty under the competition act 2002 are credited to, तो जितना भी आपका पेनल्टी होता है competition act में, वो सब जनरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट होता है। Now this MCQ number 10, last MCQ for the session. So every day we will be solving 10 MCQs. अगर हम लोग 10 MCQs if we are solving, then cracking this exam is not a big deal. मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स आपने सॉल्व कर रखे हैं, then this exam is no big deal. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका मोर और लेस ये एग्जाम निकल ही जाएगा, प्रोवाइडेड आपने पास्ट ईयर के सारे MCQs you have solved. So every day we will be solving 10 MCQs और हमारा एग्जाम जून में है, so we will be having enough time कि हम लोग काफी MCQs we will be able to solve.
So now MCQ number 10. A Hindu male having a Hindu wife changed his religion and adopts Islam in 2012. He marries again to a Muslim girl in 2013. In 2014, his Hindu wife died. So his second marriage is, तो ये देखिए सड़ला मुदगल केस में it has already been held that अगर कोई हिंदू शादी किया है हिंदू लॉ में और फिर उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके उसने दूसरी शादी करी है, then the status of that second marriage is void, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो डिसॉल्व नहीं हुई है और सेकेंड मैरिज विल अमाउंट टू बाइगेमी. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव सॉल्व दिस 10 MCQs. अब थोड़ा जो MCQs के रिगार्डिंग जो नोट्स हैं थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको बताया था सारे MCQs में क्या क्या पॉइंट्स थे दैट वी कैन डिस्कस अ बिट. पहले MCQs में हमने पढ़ा था कि मुस्लिम कैन बीक्वेट अप टू 1/3 ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और ये आसमा बीवी केस वर्सेस अमीर अली में भी कोर्ट ने कहा था कि अगर 1/3 से एक्सीड कर रहा है देन दे हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द हेयर्स. देन सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कहता है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी. एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है, और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, तो आपको एजेंसी का कॉन्सेप्ट, एजेंसी के लिए कोई अलग से तो एक्ट है नहीं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट उस ऑप्शन से सारे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एक था, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे. मेंस रिया में इंटेंशन के लिए केस लो है. रेकलेसनेस मतलब रीजन टू बिलीव, अगर आप क्राउडेड एरिया में बहुत तेज चला रहे हैं गाड़ी, तो देयर इज अ रीजन टू बिलीव एंड यू आर टेकिंग अ डिग्री ऑफ रिस्क दैट समबडी एल्स विल गेट किल्ड, तो आपका ये भी मेंस रिया में आएगा. नेग्लिजेंस एंड नॉलेज. ठीक है, देन ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स. ऑल राइट, एंड फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपका सीरीज जो दिया हुआ है. ठीक है, देन सेक्शन 4 इज डिफाइनिंग पार्टनरशिप. ऑल राइट, section 4 is defining partnership, firm name. Section 5 is determining that partnership is not created by a status, it is a contract. ठीक है, तो ये कोई स्टेटस के वर्च्यू से नहीं आया. Section 7 is about partnership at will and section 8 is about particular partnership. All right, so with this we have come to the end of our 10 MCQ series. All right, in the next class we will be solving 10 more MCQs. Till then, bye, take care.